देखते हैं। अब रिएक्शन जब होगा तो रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है और प्रोडक्ट के पास एनर्जी कुछ होगी, बट वो एब्रप्टली तो होगा नहीं चेंज, इंक्रीमेंटल चेंज होगा। किसी भी चीज को हीट करते हो तो एक स्टेप बाय स्टेप वे में एनर्जी अब्सॉर्ब होता है, सेम यहाँ भी होता है। तो अगर तुमने मान लो लिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इसका जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओगे, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब कि रिएक्शन जिस वे में प्रोडक्ट में वो चेंज हो रहा है एंड उसको प्लॉट करो अगेंस्ट एनर्जी। तो रिएक्शन एरिया आर फॉर्म्स पी, और रिएक्टेंट से मान लो ये प्रोडक्ट बना, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में इस वे में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो प्रोसेस में पूरा क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, वो डिपेंड करेगा आर और पी के डिफरेंस पे। और तुम्हें डिफरेंस हमेशा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ही निकालना है। तो इन दोनों में से एनर्जी किसकी हायर है? अभी प्रोडक्ट की एनर्जी हायर है। तो डेल्टा एच जब यहाँ पे निकालोगे आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। सो दिस रिप्रेजेंट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो टॉप पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्शन चाहे एंडो हो या एक्सो हो, दोनों केसेस में वो पहले एनर्जी अब्सॉर्ब ही करता है। रिएक्टेंट पहले एक टॉप पॉइंट पे जाएगा, वहां से एनर्जी लूज करना स्टार्ट करेगा, जहां पे रिएक्टेंट था उसके पहले ही रुक गया तो एंडोथर्मिक हो गया, और उसके बाद रुका तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा भी ऐसा ही ड्रॉ कर सकते हैं। एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अब यहाँ पे प्रोडक्ट एनर्जी क्या हो गया? कम हो गया। So delta H will be less than 0. This represents exothermic reaction. तो रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, ग्राफ को देख के इस वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। पी आर के ऊपर रहा तो इट इज एंडोथर्मिक, और उसके बाद आया नीचे की तरफ रहा तो एक्सोथर्मिक, वहां पे हीट इवॉल्व हो। दोनों ड्रॉ कर लो, ये इन दोनों के लिए है, उनके पास स्पेस तो ड्रॉ कर लो या अलग से कर सकते हो। रिएक्शन कोऑर्डिनेट में रिएक्शन कोऑर्डिनेट का u प्लस पी वी था, h इक्वल्स टू u प्लस पी वी, therefore h1 will be equal to u1 plus p1 v1, ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 ले लो, and h2 will be equal to u2 plus p2 v2, ये सेकंड ले लो, delta h will be equal to h2 minus h1, so equation 2 minus equation 1 कर लेंगे यहाँ, h2 minus h1 will be equal to u2 plus p2 v2 minus u1 plus p1 v1, सिंप्लीफाई करते हैं, h2 minus h1 हो गया, डेल्टा h is equal to u2 minus u1 plus p2 v2 minus p1 v1, because pressure is constant for enthalpy change, p1 will be equal to p2, इसको p मान लेते हैं, so delta h will be equal to delta u plus p v2 minus p v1 होगा, so delta h will be equal to delta u plus p v2 minus v1, so delta h is equal to delta u plus p delta v। तो डेल्टा एच ऑब्टेन करने का एक ये तरीका है, डेल्टा एच स्टैंड्स फॉर चेंज इन एंथैल्पी, delta u is change in internal energy,
P stands for pressure and delta V is change in volume. V2 minus V1 हो जाएगा. देखो इसमें एक तरीका तो ये है, बट रिएक्शंस में हमेशा पी डेल्टा भी अवेलेबल ना हो शायद, या उसका इंफॉर्मेशन ना हो, तो इसका एक अल्टरनेटिव इक्वेशन भी क्रिएट कर सकते हैं लोग बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन. PV is equal to nRT. अब प्रेशर तो चेंज नहीं कर रहे हम लोग. PV1 will be equal to N1RT. T भी नहीं चेंज कर रहे हैं. चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम चेंज कर रहे हो. सो PV1 is equal to N1RT. PV2 is equal to N2RT. इसको 3 and 4 ले लो. A और B ले लो. अभी के लिए ले लेते हैं. So अगर B minus A यहाँ पे किया, so P2 V2 minus P1 V1 is equal to N2 RT minus N1 RT होता. P1 equals to P2 is equal to P. So P V2 minus V1 is equal to RT N2 minus N1 होगा. So P delta V is equal to delta Ng RT. ये लिख सकते हैं हम लोग. डेल्टा Ng इसमें क्या है? डेल्टा Ng is number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. बाकी RT P डेल्टा भी ऑलरेडी पता है. सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसको इस वाली इक्वेशन में. इक्वेशन 3 ले लो. तो substituting this in equation 3 we get delta H is equal to delta U plus delta Ngr. और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर 3 इक्वेशन जो अभी तक उन्होंने किए हैं. सबसे इंपॉर्टेंट ये है. बहुत सारे एप्लीकेशंस है, हर बार इस पे आते हैं क्वेश्चंस कुछ. स्पेशल केस चेक करते हैं. टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं इस चैप्टर में. इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया हम लोगों ने, एंथैल्पी चल रहा है, देन एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी. ये हाफ भी हो गया. उसको रहने देते हैं, वो यूज होगा अभी. अब इसके स्पेशल केसेस देखते हैं इक्वेशन बाय इक्वेशन. केस 1 जैसे मिला फर्स्ट केस, डेल्टा Ng इक्वल्स टू 0. अब डेल्टा Ng इक्वल्स टू 0 दो कंडीशंस में हो सकता है. गैस के मोल्स इक्वल हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, या गैस है ही नहीं तो भी 0 होगा. वो कंडीशन भी हो सकता है. सो H2 गैस प्लस I2 गैस फॉर्म्स 2HI गैस. अगर ये इक्वेशन तुमने लिया, डेल्टा Ng विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट. प्रोडक्ट यहाँ पे HI 2 मोल्स,
माइनस रिएक्टेंट यहाँ पे H2 और I2, इन दोनों के 1+1 मोल्स, सो 2 - 2 ये हो गया 0। इक्वेशन जब फाइंड करोगे डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा NG कितना है इसमें 0, दैट मीन्स डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U। तो इस कंडीशन पे ये इक्वल हो जाएगा। केस 2, डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 लेते हैं। इक्वेशन मान लो रहा PCl5 गैस फॉर्म्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो इसमें डेल्टा Ng कितना आएगा 1+1 -1, that will be equal to 1. So delta H is equal to delta U plus 1 into R into T, that is delta H is equal to delta U plus RT। तो अगर तुम्हें डेल्टा H में कुछ ऐड करना पड़े, डेल्टा U में कुछ ऐड करना पड़े टू मेक इट इक्वल टू डेल्टा H, तो दोनों में से हायर वैल्यू किसका है? डेल्टा H का वैल्यू हायर है, होगा ना, क्योंकि इसमें कुछ ऐड किया तो इसके इक्वल आ रहा है। देन केस 3 देखते हैं, that would be delta Ng less than 0, N2 gas plus 3H2 gas forms 2NH3 gas। delta Ng चेक कर लो इसका, 2 - 3 + 1, so 2 - 4 is -2, delta H will be equal to delta U minus 2RT। तो डेल्टा U में से कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे डेल्टा H मिल रहा है, तो हायर कौन है अभी? डेल्टा U। यहाँ पे डेल्टा U will be greater than डेल्टा H, ये कंडीशन मिल जाएगा। और याद रखना that heat exchange at constant volume QV, ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल q भी ले सकते हो, इज इक्वल टू डेल्टा U एंड हीट एक्सचेंज at constant pressure QP or QP is equal to delta H। ये हो जाएगा। देखो पहले इसके क्वेश्चंस हैं हम लोग। ट्राई करो ये क्वेश्चन। इसमें तुम्हें फाइंड करना है डिफरेंस इन हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर कंबशन ऑफ 1 mole of benzene C6H6 at 300 Kelvin to form CO2 and H2O।
और कंबशन में तो ऑक्सीजन यूज होगा तो O2 रहेगा और उसका स्टेट क्या होगा, इट विल बी अ गैस। वो पुट करके इक्वेशन बनाओ, देन फाइंड द आंसर। सिंपली इसमें इक्वेशन स्टेट करना पहले, स्टेप 1 वो रहेगा। C6H6 liquid plus O2 gas will form CO2 gas plus H2O liquid। 6 कार्बन यहाँ पे, 6 यहाँ पुट कर दो, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 पुट कर दो, तो 12 प्लस 3 15, 15/2 हो जाएगा। ये बैलेंस इक्वेशन बना, ठीक है। H2O को लिक्विड क्यों लिखा है, जब भी रिएक्शंस लिखोगे तो यहाँ टेम्परेचर कौन सा है, 300 केल्विन, उस टेम्परेचर पे उसका स्टेट कैसा रहेगा, लिक्विड होगा, लिक्विड पुट करेंगे। डेल्टा Mg विल फाइंड देन, डेल्टा Mg यहाँ पे हो जाता 6 माइनस 15/2, तो कितना आ गया ये, माइनस ऑफ 3/2। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Mg RT। तुम्हें यहाँ पे फाइंड करना है डिफरेंस इन हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम। सो डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2 RT। R का वैल्यू कितना, 8.314 इंटू 300 कर देंगे, ये 150 हो गया, माइनस ऑफ 450 इंटू 8.314 कितना था, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट कर लो, यही क्यों ना, और डिफरेंस आंसर करना तो इन प्लस वी कैन आंसर। थ्री 3741.3 आ रहा है, 3741.3 नेगेटिव में है वैल्यू, दैट मींस डेल्टा यू यहाँ पे हायर होगा, डेल्टा यू का वैल्यू हायर एज कंपेयर टू डेल्टा एच। ये लिख तो जिनका नहीं हुआ था, फिर हीट कैपेसिटी देखते हैं नेक्स्ट। बॉम्ब कैलोरीमेट्री इसमें एक आएगा, तो उसमें और भी टर्म्स उसके फिर आने वाले हैं। वो चाहिए एसी क्यों हो गया, क्या दुख हो गया एसी से, लेट्स डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट, माइटी ह्यूमंस। क्यों बनाया हम लोगों ने ये सब, ओजोन में होल करने के लिए बनाया है। ये हो गया सबका डन। दोनों जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, दोनों की जो वैल्यूज हैं या इक्वेशंस बोलूं, इसको लिखने का एक और तरीका है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स,
CV stands for molar heat capacity. At constant volume. Delta T stands for change in temperature. T2 minus T1. ये वैल्यू होती है and delta H is equal to NCP delta T. Delta H हो जाएगा change in enthalpy. N is number of moles. Cp stands for molar heat capacity at constant pressure. And delta T is change in temperature. T2 minus T1. तो दोनों केसेस में ही देखो, अगर डेल्टा टी यहाँ पे जीरो हो गया तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो टेम्परेचर में अगर चेंज ना हो तो इंटरनल भी चेंज नहीं होता और एंथैल्पी भी चेंज नहीं होता. हीट कैपेसिटी क्या होता है ये अभी अंडरस्टैंड करेंगे. ये लिख लो पहले कि इस वैल्यू से भी हम लोग ये ऑप्टिक कर सकते हैं. तो डिफरेंस कैसे निकालोगे दोनों का, यही होगा ना, थोड़ा पूछो. अगर मतलब दोनों के वैल्यू में क्या डिफरेंस है. हाँ, अभी तो इतने बार हमको बताया कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज व्हाट, डेल्टा है, डेल्टा यू. और कांस्टेंट जो प्रेशर था वो क्या था, वो इन दोनों का डिफरेंस था. प्रेशर पहले था, वॉल्यूम बाद में. सर आप नींबू चाय पिएंगे, चाय पिएंगे. ये हो गया सबका, लिखो जल्दी. थर्मोडायनामिक्स देखो दो चीजों में एरर होता है बहुत. यूनिट में एक एरर होगा, एक साइन में एरर होगा कि हीट का डायरेक्शन क्या है और तुमने क्या अज्यूम कर लिया उसको. बहुत बार क्या होगा कि ये इंफॉर्मेशन को स्टेटमेंट में स्टेट करेंगे दैट हीट एक्सचेंज वाज 10 किलो जूल्स, बट उसी हीट को जब इक्वेशन में तुम यूज करोगे यू विल नॉट यूज 10, यू विल यूज -10 क्योंकि इवॉल्व हुआ है. तो वहां पे एरर आता है. तो पहले देखते हैं हीट कैपेसिटी. It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a substance by unit degree Celsius. सब्सटेंस का मास कितना, मोल कितना, वो स्पेसिफाई नहीं किया हम लोगों ने, बस कुछ है ये बता रहे हैं और उसका टेम्परेचर एक डिग्री से तुम्हें इंक्रीज करना है. उसमें जो भी हीट लगेगा वो उसका हीट कैपेसिटी हो गया. तो इस केस में हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्योंकि पर यूनिट मास या पर यूनिट मोल स्पेसिफाइड नहीं है. अगर होता तो वो इंटेंसिव बन जाता. अब इस फॉर्मूला से जब तुम्हें हीट निकालना होगा तो हीट विल बी इक्वल टू हीट कैपेसिटी multiplied with change in temperature. T2 minus T1.
अब चेंज इन टेम्परेचर हम लोग सेल्सियस में ले या केल्विन में ले, इट रिमेन सेम, क्योंकि दोनों के स्केल्स सेम चेंज पे चलते हैं, वैल्यूज नहीं है सेम बट चेंज इक्वल मिलेगा, ठीक है। सो नो चेंज इन टेम्परेचर is same for Celsius or Kelvin scale. यूनिट क्या होना चाहिए इसका हीट कैपेसिटी का? जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस। पर केल्विन नॉर्मली स्टेटेड होगा बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर केल्विन पर सेल्सियस एक ही चीज है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग चेंज ले रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ले रहे हैं। एब्सोल्यूट होता तो कोई और चीज होता। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए तो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट ए हो गया और दूसरा बी हो गया। इसका टेम्परेचर 125 डिग्री था, टेम्परेचर 1 इसका भी 25 डिग्री था। इसको हीट दिया हम लोगों ने 100 जूल्स, इसको भी हीट दिया हम लोगों ने 100 जूल्स। टेम्परेचर 2 इसका हो गया 50 डिग्री और टेम्परेचर 2 इसका हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम था, जो हीट तुमने दिया वो सेम है, बट जो चेंज इन टेम्परेचर मिल रहा है वो डिफरेंट मिल रहा है। तो अगर इसका हीट कैपेसिटी ऑब्टेन करना हो तो 100 इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ ए, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 50 माइनस 25, so heat capacity of A will be equal to 100 upon 25, that is 4 joule per degree Celsius, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे जाओ तो सेम 100 इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी ऑफ B, और ये हो गया 30 माइनस 25, CV will be equal to 100 upon 5, that is 20 joule per degree Celsius। तो दोनों में से हीट कैपेसिटी हायर किसका? B का। इन शॉर्ट सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए जिसमें टेम्परेचर का चेंज कम हो उसकी हीट कैपेसिटी हायर है। अगर हीट कैपेसिटी हायर होगा तो चेंज कम दिखेगा, और कैपेसिटी कम होगी तो चेंज ज्यादा दिखेगा। जैसे दो लोग हैं ए और बी, दोनों को 100 रुपीज तुमने दिए, एक बेचारा आराम से है और एक हंसने लगा हो रहा है, 100 रुपये मिल गया, और क्या चाहिए लाइफ में। तो जो हैंडल कर पा रहा आसानी से, ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटी क्या है ज्यादा, जो नहीं कर पा रहा उसकी वो कैपेसिटी कम है। तो जो चेंज हो रहा है उतना ही ऑब्जर्व करना है तुम्हें इसमें। तो इससे क्या होगा, जो चीज तुम्हें चूज करना होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हीट एक्सचेंज करना है, तो हीट एक्सचेंज में हर प्लेस पे और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हम लोग H2O का इस्तेमाल करते हैं। तो वाटर रेडली अवेलेबल है, दैट इज ट्रू। उसके अलावा क्या है कि उसकी हीट कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, वो आराम से हीट एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर कर सकता है। तो एज अ हीट एक्सचेंज फ्लूइड बार बार H2O इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वो उसकी हीट कैपेसिटी नॉर्मल जो फ्लूइड्स है उनसे हायर होती है। वो नहीं होता तो कुछ और यूज कर रहे होते हैं हम लोग। अब जैसे इंजन हो गया, तो रेडिएटर्स में जो ट्रक्स वगैरह होते हैं उसमें तुम H2O इस्तेमाल करते हो, बट सेम H2O पाइप में यूज नहीं कर सकते हो। तो लिक्विड कूल्ड जो होता है उसमें कोई और फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे हम लोग, फिर तो उसको क्यों यूज कर रहे हैं। तो हीट कैपेसिटी ऑफ B is higher than that of A। और याद रखेंगे इसमें लोग हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिर्फ ये हीट कैपेसिटी जो है ये एक्सटेंसिव है, हीट कैपेसिटी के अदर टाइप्स जो होते हैं वो एक्सटेंसिव नहीं होते, वो इंटेंसिव होंगे। हिंट क्या रहेगा तुम्हारे लिए, पर केजी पर मोल ऐसा कुछ लगा रहा तो वो इंटेंसिव हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
फिर सी यूज कर लो इसके लिए, सिंबल कुछ और चाहिए वो भी यूज कर सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of substance by unit degree. So heat will be equal to mass multiplied with specific heat capacity multiplied with change in temperature. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे स्पेसिफाइड किसके लिए, यूनिट मास के लिए, पर ग्राम और पर केजी, तो इट विल बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is intensive property। इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी पर केल्विन या पर केल्विन पर केजी, ऐसा कैसे। अगर हीट कैपेसिटी से इसको लिंक करना हो तो कैसे कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी क्या था, हीट कैपेसिटी के प्लेस पर दो टर्म दिख रहे हैं तुम्हें, so specific heat capacity can be stated as will be equal to heat capacity by mass, लिख सकते हैं। ये लिख लो नेक्स्ट टर्म, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या नॉर्मली इसको स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। सिंबल इसमें स्टेट करें बिकॉज इसके दो टाइप्स हैं, तो उसमें स्टेट कर देंगे, इसको डिफाइन कर सकते हो। इट इज डिफाइंड एज the amount of heat required to raise the temperature of unit mole of substance by unit degree Celsius। यूनिट डिग्री की स्टेट करो, तो इसमें जब हीट ऑब्टेन करोगे हीट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये लिखेंगे, मल्टीप्लाइड विद मोलर हीट कैपेसिटी एंड मल्टीप्लाइड विद चेंज इन टेम्परेचर। इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल वो केल्विन, ये हो जाता है। मोलर हीट कैपेसिटी के दो टाइप्स हैं, one is molar heat capacity at constant temperature,
CV और दूसरा आ जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी at constant pressure, that is CV. ये लिखो पहले, फिर इसके रिलेशंस है, वैल्यूज भी हैं, वो भी बताएंगे। तो मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी को हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हाँ बोल सकते हैं, बट कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेट कर सकते हैं CV जो था, CV इज du अपॉन d, change in internal energy with respect to temperature। और CP हो जाता है DH अपॉन DT। तुम्हें नहीं मिलने वाला है, कोई फायदा नहीं है। चलो इसको तो CV कहाँ से है, इसका इक्वेशन अभी स्टेट किया था हम लोगों ने, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T लिखा था, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये तुम्हें CV का आंसर कर रहा है, एंड चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये तुम्हें CV का आंसर कर रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसके हम लोग ये वैल्यू स्टेट कर रहे हैं। देखता हूँ हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो बाद में बताएगा, अभी नहीं बता रहा है, बट वो लिंक्ड है इससे। इन केमिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, फिजिक्स वाली जो बुक है उसमें वो स्टेटेड भी, एनसीईआरटी में भी है। तो रिलेशन उससे मिलता है, CP माइनस CV का रिलेशन जब देखोगे, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो ये हम लोग डेल्टा H और डेल्टा U का जो इक्वेशन है उससे भी ऑब्टेन कर सकते थे। Then for different gases CP और CV के वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अगर CV तुम्हें पता है तो CV will be equal to R plus CV हो जाएगा, एक पता कर निकाल सकते हैं। And then there is a term called gamma which is CP upon CV। गैस यहाँ पे मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक। इन डेप्थ इसको स्टडी करने जाओगे तो ट्राइटोमिक में दो टाइप के हो सकते हैं, लीनियर हो सकता है या फिर नॉन लीनियर हो सकता है। मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये एग्जांपल्स हो गए। डायटोमिक का एग्जांपल O2, N2, CO, ये एग्जांपल हो जाएगा। ट्राइटोमिक के एग्जांपल में CO2, तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है, वो स्ट्रेट लाइन में फिट हो रहा है, बट वही अगर SO2 होगा तो नॉन लीनियर हो जाएगा, इट्स बेंट, वो अलग है। तो उसके रिलेशंस अलग आएंगे फिर, बट अभी उतना इंडेप्थ नहीं जाते हैं। यहाँ पे CV जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 3/2R, सो 3/2 और प्लस R कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5/2R हो गया। रेशियो इन दोनों का ऑब्टेन करो दैट विल बी इक्वल टू 5/3 और 1.66। डायटोमिक का 5/2R होता है CV और 7/2R हो जाएगा CV, तो 7/5 और 1.40, ये हो गया 3R प्लस R दैट इज 4R, और ये हो गया 4/3 और 1.33। तो CP और CV का रिलेशन और उसके हेल्प से डिफरेंट गैसेस की ये वैल्यूज हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। चैप्टर के एंड में सोर्स भी बता देंगे, बट अभी पहले जो पढ़ना है वो पढ़ लें, उसके बाद इस पे बॉम्ब कैलोरीमीटर देखते हैं। कोई भी देखो हीट एक्सचेंज को स्टडी करेगा तो ये सारे ही टर्म्स आएंगे फिर वहाँ पे। हीट एक्सचेंज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे हम लोग AC देख रहे हैं, वो उसका हीट एक्सचेंज का एप्लीकेशन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, उसके एग्जांपल में आ जाएगा। तो ये बहुत स्मॉल स्केल पे है कि एक यूनिट तुमने बनाया और तुम्हें ये पता है कि इस रूम के लिए ये काम कर रहा है, तो वो बहुत ईजी है। लेकिन ये यूज कब करोगे, जब तुम डिजाइन करने जा रहे हो, जैसे एक मॉल हो गया या स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, तो उसमें AC तो वैसा है नहीं, सेंट्रल AC है। तो सेंट्रल AC का मतलब एक कूलिंग यूनिट होगा और वहां से वो फिर सब कुछ वो कूल कर रहा है, हैंडल कर रहा है।
तो फ्लो रेट क्या होना चाहिए, उसको हैंडल वो कैसे करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, तो उन सब चीज़ों में ये बहुत स्पेसिफिकली होता है यूज। तो अब अर्लियर क्या होता था कि हैंडबुक्स होते थे, हैंडबुक्स ऐसी तो तुम्हें ये पता है कि इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल करना है तो ये साइज का पाइप यूज कर लेंगे, ट्यूब्स यूज कर लेंगे। अभी सॉफ्टवेयर अपने पास अवेलेबल है, उसमें और ज्यादा अच्छा इटरेशन करके और बेटर आंसर्स मिल जाते हैं। तो हैंडबुक्स अब उतने इस्तेमाल नहीं होते हैं, अर्लियर हैंडबुक्स यूज होते थे बहुत। लेटेंट हीट क्या होता है, ये तो पढ़ा है तुमने पहले। लेटेंट का मतलब क्या, हिडन हीट हो गया। जैसे अगर वाटर को हीट करना स्टार्ट करो तो 100 तक हो गया, अब 100 के बाद तुम हीट दे रहे हो बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो हीट सब मेरा इस्तेमाल तो हो ही रहा है, तो वो यूज क्या हो रहा है कि वहां पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वाटर विल स्टार्ट टू फॉर्म स्टीम। तो इसके 3 टाइप्स हैं, इसको डिफाइन कर लो पहले। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to class कितने में थे? 6:30 required to change the phase of a substance at the given temperature. तो टेम्परेचर चेंज इसमें होगा नहीं, इसलिए उसका टर्म भी नहीं रहेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब हो गया मेल्टिंग। देन लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, latent heat of sublimation। डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे आ गए, और इसके हेल्प से अगर तुम्हें हीट ऑब्टेन करना तो यूनिट इसका हो जाएगा जूल पर केजी और जूल पर मोल, जनरली जूल पर केजी में ही रहेगा। सो हीट विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड विद latent heat जूल पर केजी into delta T। तो ये देखो स्वच्छ भारत का क्या हुआ, पहले तो यहाँ पे हीट ऑब्टेन करने के लिए मास और लेटेंट हीट रहा, ये तभी यूज होगा जब स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा तो इसको इस्तेमाल नहीं करना है। क्वेश्चन करते हैं व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ हीट, required to change 10 kg of ice at -50° to steam at 150° Celsius। Specific heat of ice specific heat of water specific heat of steam। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, देखो कि ऑल्दो ये तीनों H2O ही हैं, बट हर स्टेट में स्पेसिफिक हीट अलग हो जाता है। मतलब आइस जितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है वो स्टीम अलग करेगा, स्टीम का अलग प्रॉपर्टी है क्योंकि वहाँ जो पार्टिकल्स है वो अलग वे में अरेंज है। तो ऑल्दो द फॉर्मूला इज सेम बट हीट कैपेसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स, तो किस स्टेट में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आंसर चूज करना होगा।
latent heat of fusion P और Q देखते हैं इसको, या फिर M और N पूछते हैं। इसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, वैल्यूज नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन निकालना है। तो पहले तो ये कितने स्टेप्स में हो रहा है ये चेक करो। ये हो गया आंसर तो। स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक करना है, तभी आंसर आएगा। तो फर्स्ट अपने पास क्या अवेलेबल था, आइस था, दैट टू एट -50 डिग्री। हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया, तो उससे आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इट विल रीच 0 डिग्री। फिर फर्दर इसको हीट दोगे, Q2 अमाउंट ऑफ हीट दिया, आइस विल ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर, टेम्परेचर इज स्टिल 0 डिग्री। फिर इसको और हीट दिया, Q3 अमाउंट ऑफ हीट दिया, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, इट विल रीच 100 डिग्री। देन फर्दर इसको हीट करेंगे Q4, और वाटर चेंज हो गया स्टीम में, स्टीम का भी टेम्परेचर अभी 100 डिग्री था। एंड देन स्टीम को फर्दर कुछ अमाउंट ऑफ हीट दोगे Q5, दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम एंड स्टीम विल रीच 150 डिग्री सेल्सियस। ये 5 स्टेप में ये हो रहा है, हर स्टेप का भी हीट निकालना है। तो पहले वाले में टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब स्पेसिफिक हीट यूज होगा। सो Q1 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस, दैट इज 10 kg, मल्टीप्लाइड विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस A, और टेम्परेचर चेंज कितना, 0 to 50 यूनिट्स का है, सो दैट विल बी इक्वल टू 500 A। सेम Q2 में जाएंगे, मास 10 kg, बट यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज है, तो क्या यूज करेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो 10 into m, यहाँ पे सिर्फ 10m होता। देन Q3 वाले एक्सप्रेशन में 10 स्पेसिफिक हीट यूज होगा, टेम्परेचर चेंज हुआ, वाटर हीट वाज V एंड 100 to 0, तो ये हो गया 1000 V। Q4 वाले में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लैटेंट हीट यूज करेंगे, तो 10 टाइम्स ऑफ n, एंड Q5 के केस में 10 टाइम्स ऑफ स्टीम का C हो गया, इनटू 100 to 150, 50 का चेंज है, दैट इज 500। सो टोटल हीट इज इक्वल टू Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5, that would be 500 A plus 10 M plus 1000 B plus 10 N plus 500 C, और ये इतना पूरा दूसरे में है। तो A, B, C, M और N का वैल्यू तुम्हारे पास होता, पुट करते तो आंसर यहाँ पे आ जाता है कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी चाहिए। अब इससे एक्सप्रेशन नहीं था, तो कुछ भी रहेगा तो ऐसे स्टेप्स में तुम्हें ब्रेक करना है, और फिर जो वैल्यू वो पुट कर दोगे। But JEE का ये क्वेश्चन है, when a 60 watt electric heater, when a 60 watt electric heater, when a 60 watt electric heater is immersed in a gas for 100 seconds, is immersed in a gas for 100 seconds in a constant volume container, immersed in a gas for 100 seconds in a constant volume container with adiabatic walls,
with adiabatic walls. The temperature of the gas rises by the temperature of the gas rises by 5 degree Celsius. The temperature of the gas rises by 5 degree Celsius. The heat capacity of given gas is the heat capacity of the given gas is dash joule per Kelvin. सॉल्व करो ये, वो बैलेंस आउट हो जाए, मतलब एक से इजी है तो अगले वाले से टफ हो, बट कुछ पेपर्स हो जाते हैं टफ ऐसे इन जनरल. क्या इन्फॉर्मेशन तो बताओ एक बार. पावर 60 वॉट दिया है, टाइम इज 100 सेकेंड, डेल्टा टी इज 5 डिग्री सेल्सियस. और ऑप्टेन क्या करना है, हीट कैपेसिटी ऑफ गैस. एडियाबैटिक में तो 60 वॉट का अगर हीटर है दैट मींस इट गिव्स एनर्जी ऑफ 60 जूल पर सेकंड. So total heat जो होगा that will be equal to 60 joule per second multiplied with time 100 seconds. So total energy कितना हो गया 6000 joules. और इतने heat से temperature का change कितना आया 5 degree. So Q is equal to heat capacity multiplied with delta T. So that means heat capacity will be equal to Q upon delta T हो जाएगा 6000 upon 5, that will be equal to 1200 joule per degree Celsius और per Kelvin. नहीं बहुत दिख रहा, इसमें बस पावर को ब्रेक कैसे करना उतना पता होना चाहिए, अदर देन दैट और कुछ नहीं है. Question और देखो. An athlete is given 100 gram of glucose. An athlete is given 100 gram of glucose C6H12O6 for energy. This is equivalent to 1800 kilojoule of energy. This is equivalent to 1800 kilojoule of energy. The 50% of this energy gained is utilized by the 50% of this energy gained is utilized by the athlete for is gained by the athlete for the 50% of this energy gained is utilized by the athlete for sports activities. Energy gain is utilized by the athlete for sports activities at the event. In order to avoid storage of energy, the weight of extra water he would need to perspire is dash gram.
perspire is dash gram. Assume that there is no other way of consuming stored energy. Assume that there is no other way of consuming stored energy given the enthalpy of evaporation of water. The enthalpy of evaporation of water is 45 kilojoule per mole. Enthalpy of evaporation of water is 45 kilojoule per mole. ये क्वेश्चन है, ट्राई करो उसको. एनर्जी कितना दिया होता टोटल 1800 किलोजूल्स था. 50% इसमें से यूज हो गया. So 900 kilojoule is used. 900 is left. और क्या इंफॉर्मेशन था? एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर दिया ना. क्या वैल्यू दिया इसका? 45 किलोजूल. So number of moles of water to be evaporated is equal to total heat to be lost divided by enthalpy of evaporation. टोटल हीट जो लूज करना है वो कितना? 900 डिवाइडेड बाय 45. तो 900 एक किलोजूल एंड दिस इज किलोजूल पर मोल. तो कितना हो जाएगा ये? 20 है, 20 मोल्स. Therefore mass of H2O to be lost 20 into how much? Molar mass reading, that is 360 grams. 360 करेक्ट आंसर. और ये दोनों क्वेश्चन इंटीजर टाइप के थे जो वैल्यू आ रही है. मतलब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसा लगता है कितना आसान